रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, ओके। तो ये चौथा लेक्चर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एजुकेटर पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करें, एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को एक्नॉलेज करना। कब एक्नॉलेज करना, किसकी तरफ से एक्नॉलेज करना? एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को एक्नॉलेज करना बाय एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जब एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो इंटरनेशनल अरीना में एग्जिस्टिंग स्टेट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, एक न्यू स्टेट को क्या करती हैं, न्यू स्टेट को एक्सेप्ट कर लेती हैं। उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रिकॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टेट किसी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जब एक न्यू स्टेट को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन बोलते हैं। ओके, अब रिकॉग्निशन से होता ये है कि जब कोई स्टेट रिकॉग्नाइज हो जाती है एज एन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, तो उससे दो चीज़ें निकलती हैं। जो पहली चीज़ निकलती है वो ये होती है कि उसको राइट्स मिलती हैं। कुछ कौन कौन से राइट्स मिलेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके जो डिप्लोमेट्स होंगे, जब वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हो जाएंगे दूसरी स्टेट के साथ, तो उसके डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी होगी उसके डिप्लोमेट्स को। ठीक है, उसके बाद उसको ये होगा कि वो दूसरी स्टेट से लोन ले सकेगी और भी बहुत सारी प्रिविलेजेस उसको मिलती हैं। वो उसके साथ ट्रीटी कर सकती है जब रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो ये स्टेट को राइट्स मिल जाती हैं, लोन लेने का राइट मिलता है उसको, डिप्लोमेटिक उसके इम्यूनिटी मिलती है। उसके बाद उसके भी कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसके कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ फ़र्ज़ होते हैं जो वो पूरे करती है। वो क्या करती है, वो दूसरी स्टेट्स के जो डिप्लोमेट्स होंगे उनकी हिफाजत करेगी। इसी तरह से वो अपनी स्टेट को दूसरी स्टेट्स जो उसको रिकॉग्नाइज़ कर रही हैं उनके ख़िलाफ़ यूज़ नहीं होने देगी। तो उनके कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। ठीक है, अब रिकॉग्निशन, एसेंशियल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट की रिकॉग्निशन के लिए क्या चीज़ें एसेंशियल हैं? तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के मुताबिक, जो कि कब हुआ था, जो कि 1933 में हुआ था, उसके आर्टिकल 3 के मुताबिक ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक स्टेट की पॉपुलेशन होनी चाहिए। उसके बाद जब टेरिटरी होती है और टेरिटरी के अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन होती है, और वहाँ पे फिर गवर्नमेंट होती है, जो एक गवर्नमेंट होती है जो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। फिर उसके बाद सॉवरेनिटी होती है। सॉवरेनिटी से मुराद ये होता है कि ये जो स्टेट है ये किसी के इन्फ्लुएंस से क्या हो, आज़ाद हो, इसको कोई इन्फ्लुएंस ना करे, ये इंडिपेंडेंट हो, ये अपनी पॉलिसी मेकिंग करे। अब जो कैल्सन हैं उनके व्यू के मुताबिक कब किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, जब वो पॉलिटिकली क्या हो, ऑर्गेनाइज्ड हों, उनका कंट्रोल हो किसी भी टेरिटरी के ऊपर और परमानेंट हो। कोई भी स्टेट क्या हो, परमानेंट हो। फिर वो स्टेट इंडिपेंडेंट हो तो वो इस काबिल हो जाती है कि उसको क्या किया जाए, उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाए। ओके, अब ये बात ज़रूरी है कि रिकॉग्निशन के कोई असूल नहीं होते। हाँ, कुछ थ्योरीज ज़रूर हैं, लेकिन रिकॉग्निशन इज़ अ मैटर ऑफ इंटेंशंस। ये इंटेंशंस का मैटर होती है। स्टेट का दिल करे वो किसी को रिकॉग्नाइज़ कर लें या किसी को ना करें, ये हम आगे देखते हैं। अब केस स्टडी हम इसकी देख लेते हैं कि इंटेंशंस की बुनियाद पे स्टेट क्या करती हैं, दूसरी स्टेट्स को जो हैं वो क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज़ करती हैं। उसकी एक केस स्टडी ये है कि इज़राइल। अब इसराइल को बहुत सारे मैनी मुस्लिम कंट्रीज़ डू नॉट रिकॉग्नाइज इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, इंडिया जो था 1990 तक, इंडिया भी इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता था। 1999 तक इंडिया भी इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता था। इसी तरह 1991 तक, जब तक अपार्थाइड रिजीम था साउथ अफ्रीका में, इंडिया तब साउथ अफ्रीका को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता था। ठीक है, तो ये ओनली 15 कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज ताइवान। जो ताइवान है, ताइवान के बहुत सारे ममालिक के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 कंट्रीज़ ही ये मानते हैं कि ताइवान क्या है, स्टेट है, उसको वो स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। अब जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है हम उसकी बात करते हैं कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन जो था ये 1933 में हुआ था। ठीक है, और इसके मुताबिक जब एक स्टेट की पॉपुलेशन होती है, उसकी एक टेरिटरी होती है, उसकी एक गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट के साथ उसकी कैपेसिटी होती है कि वो दूसरों के साथ क्या कर सके, कैपेसिटी टू बिल्ड रिलेशंस, वो दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशंस बना सके, इसको क्या बोलते हैं, ये जो कन्वेंशन है ये बताता है। तब उसको क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। यानी ये शर्तें होनी ज़रूरी हैं इस
कन्वेंशन के मुताबिक एक स्टेट को इंटरनेशनल पर्सनैलिटी रिकॉग्नाइज करने में। अब कुछ थ्योरीज भी हैं जो रिकॉग्निशन के असूल बयान करती हैं, उनमें एक डिक्लेरेटरी थ्योरी है। डिक्लेरेशन का मतलब तो ये होता है कि ऐलान करना। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? ऐलान करना। लेकिन ये इस अपने लफ्ज़ से उल्ट है बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल इस थ्योरी को हॉल और वेगनर जो हैं वो प्रोपोनेंट हैं इस थ्योरी के। लेकिन जो ये थ्योरी है ना डिक्लेरेटरी थ्योरी, इसके उल्ट है। इसके जो रूल्स हैं वो ये कहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ जब असेंशियल्स यानी ये वाले 4 असेंशियल्स जब ये पूरे हो जाती हैं तो एक स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। इसके मुताबिक जब ये 4 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के मुताबिक जो ये 4 एसेंशियल्स हैं डिक्लेरेटरी थ्योरी के मुताबिक जब वो पूरे हो जाएं तो स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। दूसरी स्टेट ये कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ये कहती है कि जब डिक्लेरेशन जो है डिक्लेरेशन ज़रूरी है, यानी जब तक दूसरी स्टेट किसी दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज ना करें नई स्टेट को, तब तक वो इंटरनेशनल पर्सनालिटी नहीं बनती। तब तक वो इंटरनेशनल पर्सनालिटी नहीं बनती, उसको राइट और ऑब्लिगेशन उसके नहीं होते। ये कौन सी थ्योरी कहती है? ये कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहती है। और इसका प्रोपोनेंट कौन है? ओपनहाइम। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन। व्हेन अ स्टेट शुड रिकॉग्नाइज अ गवर्नमेंट। ओके, तो कब एक स्टेट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को? सो इफ़ इट हैज़ कैपेसिटी टू फुलफिल, जब इसके पास कैपेसिटी हो कि वो फुलफिल कर सके। क्या फुलफिल कर सके? अपने ऑब्लिगेशंस को और अपनी ड्यूटीज़ को, अपने ऑब्लिगेशंस को और ड्यूटीज़ को क्या कर सके? फुलफिल कर सके। ठीक है, तो तब क्या कर लेना चाहिए? उसको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। इफ़ इट हैज़ कंट्रोल ओवर टेरिटरी, जब एक जो गवर्नमेंट है, एक स्टेट है और उसकी गवर्नमेंट है, जब उसके ऊपर कंट्रोल है ना टेरिटरी के ऊपर, तब भी उसको क्या करना चाहिए? इंटरनेशनल पर्सनैलिटी मान लेना चाहिए। फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन 2 तरह के होते हैं, यानी 2 तरह की रिकॉग्निशन होती हैं। एक होती है डी फैक्टो और दूसरी क्या होती है? डी ज्योर। जो डी फैक्टो होती है ये क्या होती है? ये होती है टेम्परेरी, थोड़े अरसे के लिए ये टेम्परेरी होती है। लेकिन जो डी जोर है ये क्या होती है? परमानेंट होती है। यानी डिफेक्टो जो होती है वो थोड़े अरसे के लिए होती है और डी जोर जो होती है वो परमानेंट होती है। अब जिस स्टेट को डी फैक्टो रिकॉग्निशन मिलेगी वो स्टेट के पास लेस राइट्स होंगे। उसके पास थोड़े राइट्स होंगे, उसको थोड़े से राइट देंगी जो स्टेट उसको डी फैक्टो रिकॉग्निशन देंगी। और जो स्टेट को डी जोर रिकॉग्निशन मिलती है उसको मोर राइट्स मिलते हैं। कितने राइट्स मिलते हैं? मोर राइट्स मिलते हैं, ज़्यादा राइट्स मिलते हैं। ठीक है, अब जब किसी स्टेट को डिफेक्टो रिकॉग्निशन मिलती है तो नो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ इंजॉयड, उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटियाँ जो हैं वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उसके जो डिप्लोमेट्स होंगे उसको क्या होंगे? नहीं मिलेंगी। लेकिन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ जो होती हैं वो इंजॉय करती है स्टेट जिसको क्या मिलती है? डी जोर रिकॉग्निशन मिलती है। इसी तरह से जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन क्योंकि टेम्परेरी होती है तो इसको क्या किया जा सकता है? रिवोक किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जो डी जोर रिकॉग्निशन है ये परमानेंट होती है तो इसको रिवोक कैन नॉट बी रिवोक्ड, इसको रिवोक नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन है ये फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स रिकॉग्निशन, यानी ये परमानेंट रिकॉग्निशन की तरफ पहला स्टेप होता है। यानी कि 2 स्टेप होंगे ना अगर किसी स्टेट को रिकॉग्निशन करनी है उसकी, तो पहला स्टेप क्या होगा? ये होगा डी फैक्टो, फिर दूसरा क्या होगा? डी जोर, तो फिर फाइनल स्टेप टुवर्ड्स रिकॉग्निशन। जब ये मिल जाती है तो स्टेट पूरी तरह रिकॉग्नाइज हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि यूके ने सोवियत यूनियन को, यूएसएसआर को 1921 में क्या दी थी? उसने डी फैक्टो रिकॉग्निशन दी थी। लेकिन 1924 में क्या हुआ? उसको कौन सी रिकॉग्निशन मिल गई? डी जोर रिकॉग्निशन मिल गई। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा।